हुए हैं जिसमें भारत जो है नई उपलब्धियों पर जुड़ा है। पूरे विषय के ऊपर 11 वर्ष को हुए आज बोलते हैं और विषयों को लेकर हमारे बीच में बात करने के लिए हमारे प्रदेश के बहुत बदलाव नेता और मौजूद हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे जूनियर मंत्री हैं, डीएमओ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट इंचार्ज और साइंसेस एटॉमिक एनर्जी टेस्ट पीटी डीओपी और बहुत सक्षम एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वहाँ पर डीएमओ में बहुत अच्छे से रखा है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। उनके साथ में बैठे हैं उनके बाई तरफ पर हमारे कविंद्र गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता गोरखपुर में कैबिनेट चीफ मिनिस्टर श्रीमान विनोद गुप्ता जी, उनके दायित्व बैठे हैं जो कि हमारे प्रदेश में महामंत्री हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। मुझे पूरा अभियान जो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है उसके स्टेट इंचार्ज हैं जिसका कि नाम है विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। मेरे साथ में बैठे हैं श्रीमती प्रिया सेठी जी जो कि पूर्व में मंत्री हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर गणेश सिंह जसरोटिया जी जो कि ये हमारा संगठनात्मक जो जिला है उसके अध्यक्ष हैं। मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने बड़े भाई श्री विनोद गुप्ता जी को आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई आपके सामने। मंदिरों के शहर जम्मू में माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम सब स्वागत करते हैं और आप सब मीडिया के भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी गर्मी में और इतनी देर से हमारे माध्यम में हैं। ये आज माननीय जितेंद्र सिंह जी यहाँ हमको यहाँ प्रेस को एड्रेस करेंगे, लेकिन हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी मुझे उनके जो उनका जिस ढंग से वो प्रेस को एड्रेस करते हैं इसमें अच्छे तरीके से 11 वर्षों के कामों को हम सबके सामने रखेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों के अंदर बड़े फैसले हुए, 370-35 से हटा, ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए। इन 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। अगर इस पे सारी जब हम बात करेंगे तो एक लंबी बात हो जाती है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ माननीय जितेंद्र सिंह जी को सुनना चाहते हैं। मैं माननीय सीधे तौर पर माननीय जितेंद्र सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो आप सब मीडिया को एड्रेस करेंगे। धन्यवाद विभोर जी। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रविंदर जी हैं, पूर्व मंत्री प्रिया जी हैं, सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, हमारे पास साथी जी हैं और ये खुशी है कि आज ये आयोजन इसके प्रभारी विभोर जी हैं जम्मू में किया जा रहा है। मैं फ्रांस में था, वहाँ इनका टेलीफोन आया तो मैं सुबह दिल्ली पहुँच करके सीधा यहाँ आया क्योंकि हमारे संगठन का एक अनुशासन भी है और आज देश भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर हम भी यहाँ हैं। अब क्योंकि सरकार भी इस अभियान को लगता है कि और बहुत सारी प्रदर्शनी भी है तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी जानकारी में पहले ही आ चुकी भी होगी और बहुत सारी बातें आपको पहले से ही सुनने को मिली भी होगी। इसी तरह से बहुत सारी बातें आपको लगता है कि दोहराई भी जा रही हैं और एक बार फिर से आपको दोहराने के लिए यहाँ पे बिठाया है। तो मैं कोशिश करूँगा नॉट टू टेक द रिस्क ऑफ बीइंग रेपिटेटिव एंड कॉजिंग बोर्डम, तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इस विषय को रखने का प्रयास, क्योंकि मुझे एक ये भी सौभाग्य हासिल रहा कि
तो ये कहानी शुरू होती है 26 मई सन 2014। स्टोरी बिगिंस इन द इवनिंग ऑफ May 26, 2014। और मैंने उस दिन एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था बाइलिंगुअल। मैंने लिखा था कि सांझ की घड़ी थी, लगभग 6:30 का वक्त था, और जो शाम ढलने लगी, रात के अंधेरे फैलने लगे, तो यकायक अचानक ऐसा लगा मानो सूर्यास्त के समय सूर्योदय हो गया। हजारों लाखों टेलीविजन सेट और उनकी रोशनी से रात को चीरते हुए उजाला हुआ। इतना उत्साह, इतना उल्लास, और साथ ही आया था कि इतना अधिक उत्साह था, संख्या बहुत अधिक होगी और खुले आदमी को रखा गया। और उत्साह का विवरण करते हुए मैंने आखिर में लिखा था, व्हाट वी विटनेस टुडे इज सनराइज एट सनसेट, beginning of a journey from despair to hope, from pessimism to optimism। और ये उत्साह, ये उल्लास और ये उम्मीद इसलिए थी कि 2014 से पहले देश हताश हो चुका था। समाज में इतनी ज्यादा निराशा थी, घोटाले ही घोटाले, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। दूसरे दिन उम्मीद बन करके आए थे एक नई हवा का झोंका करके, और उनके शपथ ग्रहण के बाद 30-35 व्यक्तियों की उस टोली में हम सब भी शामिल थे जिनको शपथ ग्रहण का अवसर मिला। और इस प्रकार से प्रारंभ हुई ये संकल्प की यात्रा और सिद्धि तक पहुंचाने का इसका प्रण। और पिछले 11 वर्ष, यदि आप देखते हैं सारे जो मंत्रक यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि आज का जमाना है तर्क, तथ्य और तुलना का। और जैसे उन्होंने कहा कि ना खुद सोऊंगा ना दूसरे को सोने दूंगा, और ना खुद खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा। और उसी मंत्र का पालन करते हुए जब सबसे पहली बार वो संसद में आए, इत्तेफाक से मैं भी कॉरिडोर में था, तो मुझे रास्ता ढूंढ रहा था, तो पीछे से आए, बोले क्या करूँ? मैं कैसा, मैं पहली बार आया हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, चलो मैं भी पहली बार आया। तो इस तरह का व्यक्तित्व, और सामने हम सबके सामने और मेरे भी सामने मैंने जाकर के संविधान को सर झुका के वंदन किया। और फिर अपने पहले संबोधन में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो खबरों में छाई कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। और फिर 2-1 बरस के बाद उसी को एक अलग परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल 4 वर्ग जानता हूँ, तो गरीब, किसान, महिला या वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब है या किसान है। और इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि हम जहां 10वीं दर्जे पर खड़े थे, आज हम पहुंच करके 4थे दर्जे पर आ गए अर्थव्यवस्था के रूप में। तब तो ये पढ़ते थे, नुमान आते थे जो हमारे गाँव में पढ़ते थे कि बहुत ज्यादा कुछ लेंगे, और बहुत जल्द अब तीसरी कतार पर जाने का भी सब 2028 तक अनुमान किया जा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है ग्लोबल मापदंड, क्योंकि ये बातें अक्सर नहीं कही जाती, तो इसलिए आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे साथी नहीं कह रहे, पार्टी नहीं कह रही, सरकार नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही, दुनिया कह रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हमारा रैंक था 80, आज हम पहुंच गए 39। 11 के दिन मोदी जी ने लाल किले से कहा, तो अभी वही बैठे थे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। तो शाम को बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा कि इसका अर्थ क्या है, और देश भर में ढूंढ कर स्टार्टअप से तो मात्र 350, आज वो बढ़कर के लगभग 1,70,75,000 हो गए, और हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पे आके खड़े। और उसके पीछे प्रतिबद्धता भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए, निरंतर प्रयास। इसी के व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट नियरली 56% ऑफ द पेटेंट have been filed by resident Indians, अर्थात ऐसे जो जन्मे यहाँ, पले यहाँ, प्रशिक्षित यहाँ हुए, इनोवेशन यहाँ किया, नवाचार यहाँ किया, और यहाँ से उनको दुनिया भर के स्तर पर प्लेटफॉर्म पर पेटेंट फाइल करने का मौका मिला। और इसलिए बात कहनी जरूरी है कि हमने वो जमाना भी देखा कि ये लालचा लगाई जाती थी कि हर कोई खुराना बाहर गया तो भाई नोबेल प्राइज मिल गया, चंद्रशेखर बाहर गया तो नोबेल प्राइज मिल गया, हिंदुस्तान में रहता तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज
लेकिन उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं था, वो अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने दी। तो हिंदुस्तान में रहते हुए बिना किसी विदेशी धरती की आस रखते हुए यहां से मान्यता प्राप्त कर। डिफेंस में जब ये सरकार आई तो हवाई जहाज तक खरीदने बंद हो चुके। आज हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना ऊपर चला गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ 23,622 करोड़। खादी के नाम पर ना कभी किसी को ये तसव्वुर था कि ये भी कोई उद्योग के लिए उपयोग में आने वाला साधन हो सकता है। आज लाखों करोड़ रुपए का खादी का टर्नओवर है। मोदी जी ने नारा दिया खादी फॉर फैशन और खादी फॉर नेशन। आज डिजाइनर कुर्ते बनते हैं खादी में जो विदेशों में जाते हैं, यानी उससे भारत का नाम भी वो साथ ले जाते हैं और भारत को उसकी आमदनी का भी साधन बनते हैं। अब यदि अगर आप मुझे संक्षेप में पूछें कि मोदी जी के गवर्नेंस मॉडल का हॉलमार्क क्या है, हाईलाइट क्या है, तो मैं समझूंगा कि उसको अगर सरलीकरण करना हो तो यू कैन कैटेगराइज इट इन 4 क्लासेस। उसको 4 श्रेणियों में आप तकसीम कर सकते हैं। पहला कि मोदीज गवर्नेंस रिफॉर्म्स were not mere governance reforms, they were in fact socio-economic reforms at the same time. यानी जो प्रशासनिक सुधार हम अक्सर कहते हैं सरकारी भाषा में और पत्रकारों की भाषा में, वो केवल सुशासन के तक सीमित नहीं है, उनका बड़ा दूरगामी सामाजिक और आर्थिक भी प्रभाव है। दूसरी श्रेणी, ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये जितनी भी योजनाएं हैं जो आप प्रदर्शनी में देख रहे हैं, इनके पीछे कामयाबी का राज ये कि they were driven by optimum technology. The culture of saturation rising above World Bank, अर्थात जिस चीज की जहां आवश्यकता वहां पहुंचानी, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वो उस तक पहुंचे, भले उसने वोट दिया हो कि ना दिया। ऐसा कल्चर कांग्रेस के जमाने में ना था। हमने देखा कि एक मोहल्ले छूट जाते थे जहां से वो कांग्रेस को वोटिंग होता था, वहां पानी की नाली भी डालते थे। ये जहां बैठे हैं त्रिपुरा से एक बार हमारे पास शिकायत है कि एक मोहल्ला छोड़ दिया गया। और चौथा, फ्यूचरिस्टिक विजन बट रूटेड इन इंडियन इथॉस, यानी आधुनिक साधनों का भरपूर इस्तेमाल करना, परंतु अपनी विरासत के साथ समझौता किया गया। अब अगर आप देखने में आपको याद करवाना चाहूंगा कि सरकार बनने के तुरंत बाद 1-2 महीने के बाद जो पहला एक फैसला हुआ था जिसका बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बहुत ज्यादा मीडिया में भी नहीं आया, वो था कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक रीति थी, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अ डूबियस लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कि हर नौजवान को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसर के साथ जाके दस्तखत करवा के अटेस्टेशन करानी। और हम आप जब जिस परिप्रेक्ष्य से आते थे, जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते थे, कहा जाता था कि अटेस्टेशन कराओ, गेस्टेड अफसर के पास जाओ। तो हमें ये नहीं था मालूम रहता कि गेस्टेड अफसर कहाँ उपलब्ध होता है, और कल्पना करता था हमारा बचपना कि शायद 2 आंखें की जगह 3 आंखें होंगी और 2 लाख होंगे। और मैंने खुद 11वीं कक्षा में जब मेरे अटेस्टेशन की दिक्कत आई, जो एक बड़े बुद्धिमान सज्जन मेरे, उन्होंने कहा आप सारे कागज हमें देती और साथ में 5 रुपए देती, हम शाम तक आपको अटेस्टेशन करके वापस पहुंचाते। वो 5 रुपए भी हमारे एक मित्र ने दिए। ये कितना दूरगामी, यानी जब मैंने कहा कि दिस ऑल्सो है, विश्वास ही नहीं करें तो आप अपना देश कैसे चलाएंगे। फिर तो कल आप अपने बच्चों से भी कहेंगे कि मास्टर की मार्कशीट किसी तहसीलदार या किसी से अटेस्ट करके लाओ। और उसके बाद इत्तेफाक से ये भी मेरा ही विभाग था, DOPT। उसके बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से मोदी जी ने कहा कि क्या ये इंटरव्यू की प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। ये भी अक्सर सच्चा नहीं है बात, लेकिन मैं युवाओं की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती थी कि जिसके 100 अंक करते थे रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और जिसका पक्षपात करना होता था उसे इंटरव्यू में 100 अंक लेकर के ले दिया जाता। और मुझे गर्व है कि इससे भी विभाग DOPT का ही जुड़ा था। 3 महीने में मात्र हमने पूरी प्रक्रिया संपन्न की और 1 जनवरी 2000
2016 में आदेश जारी कर दिया गया। इंटरव्यू केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके अंक नहीं रखे जाएंगे, हटा दिए। और मैं कहा करता हूँ कि अक्सर एट दी एंड ऑफ द डे जो ये कहानी सुनाते हैं अपने नाते नातियों को, जब मैं मंत्री था मैंने ये कानून लाया, जब मैं सेक्रेटरी था मैंने ये कानून लाया। मैंने कहा हमारे साथी ये कहानी सुनाएंगे कि जब मैं था तो मैंने ये कानून हटाया, मैंने अटेस्टेशन से मुक्ति दिलवाई, मैंने इंटरव्यू से मुक्ति दिलवाई। इसी तरह तीसरा, क्योंकि इनको कहा जाता है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, बट दे आर नॉट मेयर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, दे आर लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन। तीसरा, पेंशन को लेकर के ये कानून था कि अगर कोई तलाकशुदा बेटी है, सिंगल डॉटर है, उसके अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन उसके भाइयों को मिलेगी, उसको नहीं मिल सकती है उसकी मां। वो कानून हटा दिया गया, उसको भी बराबर का हकदार बनाया गया। जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं उस जमाने के तकाजे को देखते हुए एक और, इसी तरह से एक और कानून जो हमने हटाया, जो सरकारी कर्मचारियों को जिसका एहसास होगा कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 या 10 बरस के भीतर हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं रहता। हमारा यह मानना था कि वही समय है जब उसकी नौजवान बेवा को ज्यादा जरूरत, उस कानून को भी हटा दिया गया। या तो आप उसको ये चॉइस दीजिए कि भाई अगर तुम मरने जा रहे हो तो फिर तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, 10 साल जी लो। अगर आपने चॉइस टू डाई, यू हैव नो राइट टू डिप्राइव हिम ऑफ द बेनिफिट देयरऑफ। यानी इस तरह से, और इत्तेफाक आर्मी स्टाफ, महिला पत्रकार तो वही है, बट महिला पत्रकार रिपोर्टिंग और वुमेन चीफ ऑफ स्टाफ। और ये जो हम अनुच्छेद 370 और 35A की बात करते हैं, तो मैंने संसद में भी कहा था कि दिस इज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। लेकिन आज ये बात जो मैं बात कर रहा हूँ आपको सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन की, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्म। 140 करोड़ के इस देश में एक सूबा ऐसा था जहां बेटियों को अपने माँ बाप की जायदाद पर अधिकार नहीं था, और अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने माँ बाप के चुने हुए वर्ग से ही शादी करनी है। अगर वो बाहर करते तो वंचित हो जाते। इसी प्रकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार, तो एक समानता देकर के दिस ऑल्सो इज ये बताने के लिए कि आई एम मोबाइल यूजर, और अभी आप तक नहीं पहुंचा, मेरे पास है। आज देश में 116 करोड़ मोबाइल यूजर है, और सिंगल मोबाइल भी यूज बाय मोर देन वन, अर्थात 140 करोड़ के 140 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। आज हमने दिखाना भी लोगों को किसको है। ये भी जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि घर से प्रश्न लेके आए होते हैं, तो इन्होंने वो पूछने का इंतजार होता है, तो इसलिए कुछ ऐसी बातें जो अक्सर नहीं आती चर्चा में। दिस इज द फर्स्ट एवर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड which insures you for pre-existing disease। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करने जाए तो आपका पूरा जांच होती है। अगर आपको हार्ट की बीमारी तो हार्ट के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलती। हमारे बुजुर्ग को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देते हैं, जो हमें लगा कि मानवीय है। मैं तो चाहता था कि वो खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन फिर बैंक वालों ने कहा कि कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, अगर वो खत्म कर दें। मरने का सर्टिफिकेट तो लेते थे, क्योंकि जब अस्पताल में काम करते थे तो मर जाता था रिश्तेदार को फोन आता तो उसको बायोमेट्री के साथ जोड़ दिया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल। मतलब ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लाइफ स्पैन बढ़ने लगा। 75-80 वर्ष की उम्र के बाद हाथ की लकीरें भी विश्वसनीय नहीं रहती, तो वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। इसमें ऐप है, उसमें चेहरा देखिए अपने कैमरे और 50 महीने लगे। इसी तरह ईज ऑफ एजुकेशन एंड करने का किताब उपलब्ध नहीं होती। हमारा कहते हैं कि फलां किताब लाइए, तो किताब लाने का से बहुत महंगी होती। लाइब्रेरी में जाइए तो कहते हैं कि दूसरा स्कॉलर देगा। आज सब कुछ हमारे जर्नल्स की हालत थी कि कुछ जर्नल्स को एक साल सब्सक्राइब किया जाता, दूसरे साल दूसरे को, बिकॉज इतना बजट नहीं रहता। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन के साथ हमको तमाम के तमाम जर्नल ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ईज ऑफ एग्रीकल्चर, आज का किसान वो पुराने जमाने का किसान ही रहा, आज ही एग्रोक्रैट।
एग्रो टेक्नोक्रेट, एग्रो एंटरप्रेन्योर, एग्रो स्टार्टअप। वो ड्रोन के जरिए सिंचाई करता है, ड्रोन के लिए खाद इस्तेमाल करता है, ड्रोन के लिए कीटाणुनाशक दवाइयाँ, और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये फैसला करता है कि कौन सी फसल उसको बोनी है, कौन सी नहीं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि चेंज ऑफ अर्बन कल्चर, कन्वर्टिंग इनटू सैचुरेशन कल्चर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान तामीर हो चुके हैं और 4 करोड़ रोड बनाने की योजना है। मैं प्रभारी रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, मोहल्ले के मोहल्ले जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, कभी बीजेपी को, हमने उसके वीडियो भी चलाए, एक मकान पक्का बन गया। और मैं उनको पूछता था हंसते हंसते कि मकान मिला, पूछा वहाँ वोट नहीं डाला था, तो वो मुस्कुरा के जवाब देते। यानी वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, ये हमने छोड़ दिया नागरिक के विवेक पर। हमारा फर्ज था उस तक पहुंचना जिसको हमारी जरूरत है। इसी तरह उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गृहिणियों के घर पहुंचा। ये ना पूछा कि धर्म क्या है, जात क्या है, किस पार्टी को वोट देते हैं। मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, कभी किसी देश में कहाँ यहाँ पर कभी रेडी वाले की चिंता लिखी है 9% हो गई, लेकिन उसमें ये बात जोड़ दे कि हमारे उधमपुर का जिला पिछले 5 साल से पहले 3 दर्जे में है इन PMGSY रोड्स, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। और वंदे भारत हमारे यहाँ 136 है, उसमें से 3 तो यहीं पर चल रही है, जम्मू कश्मीर। पहली जब वाराणसी चली तो उसके फौरन बाद जो दूसरी चली वो दिल्ली से कटरा की, और फिर कटरा से दिल्ली। ख्वाब भी नहीं देखा था कि कश्मीर घाटी अब कभी रेलगाड़ी से। और ये है एक नया वर्ग। और इथॉस का मैंने जब कहा कि वाइल बीइंग फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो बीइंग रूटेड इन इथॉस, उसकी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप अगर कश्मीर में पश्मीने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिकनकारी का काम करते हैं, मुरादाबाद में बर्तनों का काम करते हैं, किश्तवाड़ में बिल्ले बनाने का काम करते हैं, तो आप वही काम करिए, अपने मुल्क की तहजीब को जिंदा भी रखिए और उसी हुनर के जरिए अपनी जीविका कमाना था। तो वहाँ पर कई बुजुर्ग हमसे कहा करते हैं कि साहब ये हुनर हमारे साथ ही चला जाए, क्योंकि बच्चों में रोजगार का कोई जरिए। और इसलिए कुछ एक ऐसी अब प्रैक्टिस मैं बताऊँ आपको जिनको विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई इन 11 वर्ष में। सम ऑफ दी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस एमिनेटिंग द लास्ट 10 years। उनमें से एक है हमारा जन धन योजना, जिसका भी आपने देखा 55 या 56 करोड़ लोग नए खाते उसमें जोड़ दिए गए। और पहले जाके 50% लोगों के पास खाते होते थे, आज 80% खाते हो गए। कभी किसी को गुमान ना था कि हिंदुस्तान में हो पाएगा, क्योंकि यह हमारा स्वभाव ही नहीं था खाता खोलना होता है उस देश में। और उसका नतीजा आपने देखा, कोविड में किसी को पेमेंट में विलंब नहीं हुआ किसी को। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि जिसका विश्व स्तर पर UNO की कॉन्फ्रेंसेस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मिसाल दी जा रही है। रुपये